हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, उसके लिए हमने क्या लेकर आए हैं, तो हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आशा करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशंस में लड़ जाएंगे या मैच कर जाएंगे और शानदार तरीके से आप उसको बना लीजिएगा तो आपके आंसर्स बहुत ही आसानी से आप लिख लेंगे। ठीक है ना। तो आइए और क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कहता है। बस एक बार उसको आपको देख लेना है, समझ लेना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्या इसके लेवल होते हैं। ये सभी हमारे मॉडल सेट है, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, किसका हमने कराया है, तो ये हमारा हिस्ट्री का है। ठीक है। और हिस्ट्री का अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हिस्ट्री का ओनली वन शूट, यानी वन शूट जब आपका हिस्ट्री का बुक है या पेपर है, वन शूट ये सभी हमारे क्या है, तो सब्जेक्टिव, और वन शूट हमने क्या डाला है, तो ऑब्जेक्टिव। तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, और एग्जाम के लिए अगर आप इसको तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, केवल आपको 15 क्वेश्चन ही बनाने हैं और 15 क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के रहेंगे जो 30 नंबर के हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन में केवल आपको 15 ही क्वेश्चंस क्या करने हैं, तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है चैंपियन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पे, क्या है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अभिलेख का क्या महत्व है, जाहिर सी बात है आपका लेख। लेख का मतलब होता है लिखना, और इसका क्या महत्व है ये हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। आइए देखते हैं। अभिलेख के अंतर्गत गुफा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र इत्यादि आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में इसका बहुत ही बड़ा क्या जी महत्व होता है। प्राचीन कहता है कि प्राचीन इतिहास के निर्माण में अभिलेख का बहुत बड़ा क्या होता है, महत्व होता है। आइए अब थोड़ा देखिए यहाँ दिया गया क्या क्या है, आइए बस थोड़ा समझ लेंगे और आसानी से क्वेश्चंस को बनाएंगे हम। आइए, कहता है कि विषय वेद के आधार पर इसके अंतर्गत कुछ शासन, राज शासन, कुछ प्रशस्ति, कुछ दान पत्र, कुछ समर्पण पत्र, सड़क भी सब शामिल है। अभिलेखों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवस्थाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। अब है अशोक के अभिलेख, क्या क्या लिखे दिया गया। अशोक का अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। गुप्त राजाओं के अभिलेख, विशेषकर समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का वंशखेरा और मधुवन अभिलेख, प्रतिहार और पाल राजाओं का अभिलेख तथा दक्षिण के सातवाहन का अभिलेख, इक्ष्वाकु, पल्लव, चेर, चोल, पांड्या राजाओं के अभिलेखों से भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, अशोक के अभिलेख अपनी बहुत ही विवरणात्मक के कारण पाषाण पर उत्कृष्ट उसकी आत्मकथा ही होती है। तो अभिलेख क्या होते हैं, तो अभिलेख मतलब होते हैं अभिलेख, यानी स्तंभों पर लिखे हुए लेख होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब स्तंभ की परंपरा अब तक बनी रही। प्रयाग अभिलेखों में भारहूत स्तूप महत्वपूर्ण है, उस पर सुगनरजय लिखा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस स्तूप का प्रकार जो है सुंग राजाओं के समय में निर्मित हुआ था। मणिपात्रों और धातु पात्रों पर भी अभिलेख मिले हैं। पिपरावा कलश लेख बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ताम्रपत्रों और मुद्रा अभिलेखों का भी भरमार हुआ है। जाहिर सी बात है, पूछता है अभिलेख के बारे में बताइए, तो अभिलेख आप अपने शब्दों में बनाकर खुद से लिख सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। आप देखिए आराम से क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, बस पढ़ लेंगे, समझ के पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। आइए नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या क्या थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आइए, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी के पूर्व आसपास हुआ था। पतन के बारे में बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इसमें विद्वानों में मतभेद है। उनका मत अलग है, उनका मत अलग है, उनका मत अलग है। फिर इसके पतन के अनेक कारण बताए जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी और इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। कुछ ने बोला। दूसरा मत यह है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हड़प्पा का अंत हो गया होगा। तीसरा का मत यह है कि प्राकृतिक आपदा घटी, जैसे भूकंप आया होगा, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक कारण विद्वानों ने दिए हैं। निम्नलिखित रूप से ये सभी तथ्य इस घटना के लिए कामोबेश उत्तरदायी है। ये मान लिया गया था कि हाँ ये सब आया होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका क्या जी पतन हो गया होगा। ठीक चैंपियन, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन लिखें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में रहने वाले थे। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या क्या है? पहला, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे और इन लोगों ने बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के कोण पर कटती हुई बनाए थे। सड़कों एवं गलियों का निर्माण किया था ताकि डॉक्टर मेके के अनुसार चलने वाली वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे, ऐसा बनाया था। नंबर 2, उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी क्या थी? शानदार थी, बहुत ही अद्भुत थी, शानदार थी। नालियां बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। नंबर 3 क्या है? किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे अभी नहीं बढ़ाने दिया जाता था और न ही बर्तन पकाने वाली किसी भी भट्टी को नगर के अंदर बनने दिया जाता था। अर्थात कहता यह है अधानिकृत, मतलब आधा बना हुआ निर्माण नहीं किया जाता था। ये हमारा हुआ क्या? नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन में नगर कैसे कैसे बने थे, क्या क्या बातें थी, अगर इसको आप समझ के पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद आइए, कहता है गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। ये क्या क्या बातें यहाँ पर होती है, तो एक बार इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैज्ञानिक उन्नति को लेकर भी गुप्त काल भारतीय इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि के क्षेत्रों में से काल में काफ़ी प्रगति हुई थी। गणित के क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और दशमलव पद्धति का भी आविष्कार हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद आर्यभट्ट, जिनका जन्म 776 ईस्वी, इस युग के प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। और भारत का गणितज्ञ किसे कहते हैं? तो आर्यभट्ट को कहते हैं। भी आपको मालूम है। पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर चलती है और चंद्रमा की स्थिति के कारण ग्रहण होता है। आदि तथ्यों का पता इसी समय लगा होता है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ना तो आसान लगेगा, हार्ड नहीं है। ज्योतिष पर वराहमिहिर ने वृत्त संहिता तथा पंच सिद्धांत नामक 2 ग्रंथ इसी काल में लिखे थे। ब्रह्मपुत्र, जिनका जन्म 598 ईसा में हुआ था, नामक ज्योतिषी ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। रसायन शास्त्र में भारतीयों ने सुंदर पक्के रंगों का आविष्कार किया था। तो ये सभी बातें हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? तो ये बातें आपको हो रही है विज्ञान के बारे में बातें हो रही है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं धातु विज्ञान, इसको बोलते हैं क्या? प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो समझ के पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। धातु विज्ञान में भी यह काल उन्नति का युग था। धातु गलाकर उससे तरह तरह की चीजें तैयार करने के लिए कार्य में यहाँ के कारीगर बहुत क्या थे? निपुण थे, एक्सपर्ट थे। इस काल के निर्मित दिल्ली के पास एक लौह स्तंभ है जो लगभग 1500 वर्षों के बाद भी जग से मुक्त है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस काल में धातु विद्या के कलाकार बड़े निपुण होते थे और इस काल में धातु के सुंदर क्या जी सिक्के बनाए जाते थे
और उन पर चित्र और लेख भी अंकित होते थे। शुरू बात हो रही है। चिकित्सा शास्त्र की उन्नति भी इसी काल में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस काल में? गुप्त काल में। धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, एग्जाम पूछता है, धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था। वारभट ने अष्टांग संग्रह नामक पुस्तक इसी काल में प्रस्तुत की थी। औषधि निर्माण के कार्य में भी उन्नति हुई थी। नागार्जुन भी एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे, और जिन्होंने रस चिकित्सक नामक एक पुस्तक की रचना की थी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये सब बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं, सीखना है, समझना है, समझ के पढ़ेंगे तो ये सब बहुत बातें आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए। वराहमिहिर इसी युग के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र तथा धातु विज्ञान के आचार्य थे। वनस्पति शास्त्र तथा जीवन विज्ञान का भी उन्होंने अच्छा ज्ञान पता था। किसको? वराहमिहिर को। सातवाहन कौन थे और क्या क्या बातें थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सातवाहन कौन थे, आइए देखते हैं। एग्जाम में पूछ जाता है कि सातवाहन के बारे में आप लिखिए, तो आराम से इसको बनाकर हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य काल के साम्राज्य के बिखराव के बाद सातवाहनों ने दक्कन में एक शक्तिशाली राज स्थापित किया था। मौर्य काल जब खत्म हो गया तो उसके बाद कौन सा काल आ जाता है? तो सातवाहन के ने दक्कन में एक शक्तिशाली राज स्थापित कर दिया था। इस वंश का सबसे अच्छा शासक दोनों ही सर्वोच्च वंशों का दावा करता था। एक तरफ वह स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति मानता था और दूसरी ओर वह स्वयं को क्षत्रिय लोगों को नाश करने वाला बताता था। समझेंगे ध्यान से। एक तरफ अपने आप को स्वयं ब्राह्मण कहता था और दूसरी तरफ क्या जी, वह स्वयं को क्षत्रिय लोगों का नाश करने वाला भी कहता था। वह इस बात का भी दावा करता था कि चारों वर्णों के मध्य अंतर वर्णीय विवाह नहीं होते थे, वर्णीय विवाह नहीं होते। लेकिन कुछ समय बाद ये साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि सातवाहनों ने शक राजा रुद्रदामन से वैवाहिक संबंध जोड़े थे, वैवाहिक मतलब शादी विवाह जुड़े थे। अब सातवाहन समाज में संभवतः मातृगोत्र का अधिक सम्मान करते थे। इस समाज में स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। सातवाहनों कई अभिलेख इतिहासकारों को प्राप्त हुआ है जिन पर उनके पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया गया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, एक बार इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। आइए, कहता है क्वेश्चन से, श्रीमद् भगवद गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। आइए, श्रीमद् भगवद गीता को महाभारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है। महाभारत का यूरोपीय विद्वानों ने इस तथ्य का समर्थन भी किया है। श्रीमद् भगवद गीता जो है से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना उनकी काश्मीरी संस्करण का प्रकाशित होता है। यह बात बहुत आवश्यकजनक है कि इसके मूल पाठ और इसके बाद में प्रकाशित होने वाले संस्करणों में कोई अंतर नहीं है। कहता है कि इसके वर्तमान संस्करण में 700 श्लोक हैं और इसके अन्य संस्करणों में 714 तथा 745 श्लोक हैं। अब इसके श्लोकों की संख्या घटने बढ़ने से इसके मूल सिद्धांतों और इसकी शिक्षाओं में कोई भेद नहीं है। इसमें कई नए दृष्टि नहीं दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, श्रीमद् भगवद गीता जो है हिंदू का सबसे अच्छा शास्त्र होता है और हिंदू के पर्सन हिंदू दर्शन है, आपका हिंदू के धर्म है, हिंदू का सिद्धांत है। इसके बारे में इसके बारे में बातें कही गई हैं, तो अपने से खुद से आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। बहुत बड़ा बातें नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हैं, एक विद्वान के एम.एन. मुंशी ने अपने पुस्तक द टीचिंग ऑफ भगवद गीता में गीता के संदेश को व्याख्या की है। थोड़ा सा बनाकर आप लिख सकते हैं, कोई हार्ड इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आराम से इसको बनाकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ के पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आइए, जैन धर्म दो संप्रदायों में बन गया था, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र नहीं धारण करते थे जबकि श्वेतांबर उजले वस्त्र धारण करते थे। बस हो गया जैन धर्म। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी के विषय में आप क्या समझते हैं? देखते हैं क्या समझते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत के भूमि प्रबंध का अध्ययन करने के लिए आइन ए अकबरी सबसे अधिक विश्वसनीय, आवश्यक तथा बहुमूल्य पुस्तक होती थी। मूल
रूप में यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबू फजल पूछता है बहुत द्वारा, अबू फजल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, यानी क्या अकबरनामा का तीसरा खंड था ये, क्या आइन ए अकबरी। वास्तव में अकबरनामा तकनीकी दृष्टि से एक बड़े इतिहास की पुस्तक है, जबकि आइन ए अकबरी में उन नियमों का वर्णन है जो अकबर ने अपने शासन को उचित ढंग से चलाने के लिए बनाए थे। यानी आइन ए अकबरी में अकबर जब राजा था तो अकबर क्या करता था, जो शासन चलाता था तो वो सब बातें उसमें आइन ए अकबरी में वो लिखता था। और इसको कौन लिखा था, तो अबुल फजल। यह आधुनिक काल के सरकारी सूचनालय की भांति अकबर का शासन प्रबंध चलाने के बारे में एक महत्वपूर्ण गजट भी होता है कि कैसे राज चलता है, कैसे देश चलता है, किस तरह से लोग यहाँ के रहते हैं। आइए देखते हैं कुछ और बातें थोड़ा सा। आइए, आइन अकबरी में दिए हुए बहुत से नियम हमें अकबर की सरकार की विभागों तथा विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप खुद से बना कर लिख लीजिए, कोई इसमें हार्ड है नहीं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको खुद से बना लीजिएगा। रसोईयान है, रनवान है, भोजन पदार्थ, सुगंध, घोड़े, हाथी जैसे पशुओं का बातें, जितनी बातें थी सब क्या आइन अकबरी में लिखी होती थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नंबर 9 क्वेश्चन है, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। क्या था, अकबर के भूमि बंदोबस्त सुधार। एक कुशल प्रशासनिक होने के नाते अकबर समझता था कि जब तक भू राजस्व व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, राजकीय कोष रिक्त ही रहेगा। क्योंकि क्या है, भू राजस्व ही राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था, इसलिए उसने राजा टोडरमल से इस संबंध में सहायता ली। और अकबर जानता था कि शेर शाह के काल में भी टोडरमल ने अभूतपूर्व भूमि सुधार किए थे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विथ आपका टोडरमल, संरक्षक टोडरमल। नेक्स्ट, टोडरमल का जब्ती प्रणाली। क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब्ती प्रणाली किसकी थी, तो टोडरमल की थी। क्या था क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 1581 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल की भू व्यवस्था जब्ती प्रणाली लागू कर दी। इस व्यवस्था के अधीन आने वाले प्रदेश थे अवध, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, मालवा, अजमेर, लाहौर और मुल्तान इत्यादि थे। उसके बाद कहता है नंबर 3, भूमि की पैमाइश। समस्त कृषि योग्य भूमि की नाप करवाई और नाप करवाने के बाद उसने रस्सी के गजों के स्थान पर 41 अंगुल वाले बांस के गज का प्रयोग किया। बांस के सिरों पर पहले छल्ले लगे होते थे। समस्त कृषि योग्य भूमि 182 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को अमल गुजार नामक अधिकारी के अधीन कर दिया जाता था। तो इस तरह से क्या होता था, भूमि का बंटवारा होना शुरू होता था। यहाँ देखिए कुछ बातें दी गई हैं, थोड़ा समझ लेंगे क्या क्या होता है वर्णन में। नंबर आपका नेक्स्ट नहीं है, उसी में है। नंबर 4, भूमि का वर्गीकरण। उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया जाता था। पहले पोलज, जिस भूमि का हर साल बुआई होती थी उसे क्या कहते हैं, पोलज कहते हैं। परती, जिस भूमि पर कुछ वर्षों से बुआई न हुई हो उसे क्या बोलते हैं, परती कहते हैं। चाचर, 2 या 3 साल के बाद बोई गई भूमि होती थी, चाचर। बंजर, अधिक समय तक खाली पड़ी भूमि को बंजर कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां क्या था, औसत उपज के 1/3 भूभाग पर राज्य का अधिकार होता था, किंतु इस मात्रा में भूमि की उत्पादकता तथा कर निर्धारित पद्धति के अनुसार अंतर भी होता रहता था। तो ये आपका था। 6ठा, दहसाला प्रणाली में 10 सालों के लिए एक ही दर से कर टैक्स निर्धारित की जाती थी, नहीं किए जाते थे। यह स्थिति भी नहीं होती थी कि इस तरह से जब्ती प्रणाली को भी टोडरमल की सहायता से लागू किया गया था। तो अकबर का ये था, भू राजस्व था, और आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, तो ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आइए, इतिवृत्त क्या है, नंबर 10। इतिवृत्त से तात्पर्य है किसी के बारे में पूर्ण जानकारी। इतिवृत्त के द्वारा किसी भी चीज के बारे में विस्तार से चर्चा होती थी, उसे क्या कहते थे, इतिवृत्त कहते थे। नंबर 11, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। जजिया क्या था, जजिया किसका नाम था, एक प्रकार का क्या था, धार्मिक टैक्स था। यह गैर हिंदुओं से वसूला जाता था। जो गैर हिंदू थे ना,
उनसे यह वसूला जाता था। अकबर इसे आर्थिक दंड मानता था। उसे इस प्रकार का भेदभाव पसंद नहीं था, इसलिए उसने जजिया कर को क्या किया, बंद कर दिया। एग्जाम में आता था कि जजिया कर किसने लगाया था, तो अकबर ने। यह धार्मिक कारण ने होकर राजनीतिक कारण बनता जा रहा था। ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। आइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। आइए देखते हैं। विजयनगर की स्थापत्य कला की लौकिक एवं धार्मिक दो भाग में बांटा जा सकता था। लौकिक स्थापत्य में शहरों की किलेबंदी, विशाल कुंड, नहर, सड़कें तथा भवनों को यथा कमल महल, है ना, समाहित किया जाता था। धार्मिक स्थापत्य के क्षेत्र में विजयनगर के शासकों ने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ मंदिर बना विजयनगर में, जिसमें हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, महानवमी डिब्बा आदि प्रमुख होते थे। ये सब कहाँ बना, तो ये सब कहाँ बना, तो विजयनगर में ये सब बनना शुरू हुआ। अब लौकिक वास्तुकला में कमल महल एवं हाथियों का अस्तबल प्रमुख है। कमल महल शाही केंद्र का एक सर्वाधिक भवन था। संभवतः इस भव्य का प्रयोग राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए करता था। समझेंगे ध्यान से। कमल महल के पास ही हाथियों को रखने के लिए क्या थे, अस्तबल था। अस्तबल था। धार्मिक बात करें थोड़ा सा। धार्मिक स्थापत्य में विजयनगर साम्राज्य में अनेक मंदिर बनवाए गए। इनमें हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं। विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण देवराज द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ था। देवराज द्वितीय अच्युत्य देव राय के समय पूर्ण हुआ। मंदिरों में पोपुरम तथा गोपुरम होता है, कहीं कहीं पोपुरम गोपुरम बोलेंगे इसको, तथा विशाल मंडप बनवाए जाते थे। गोपुरम विशाल प्रवेश द्वार होता था, जो राजकीय सत्ता का भी घोतक था। एग्जाम में आता था गोपुरम क्या था, प्रवेश द्वार, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। इसको पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन आसानी से क्या होगा, बन जाएगा, हार्ड नहीं है। चलिए उसके बाद सूफीवाद इंपॉर्टेंट है। सूफीवाद, जिस प्रकार पूर्व मध्य युग में हिंदुओं के बीच आंदोलन सूत्रपात हुआ था, ठीक उसी प्रकार इस्लाम में भी भक्ति और प्रेम के आधार पर सूफी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हिंदू जो थे ना वो आंदोलन कर रहे थे, उस तरह से मुस्लिम जो थे ना, इस्लाम जो थे ना, वो भी अपना आंदोलन चला रहे थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसका कहते हैं कि ग्रीक शब्द सोफिया से बतलाते हैं, तो कुछ विद्वान सफ़ा पवित्रता से कहते हैं। कुछ विद्वान के अनुसार मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर सफ़ू अर्थात चबूतरे पर जिन बेघर बार बार व्यक्तियों ने आश्रय लिया और पवित्र जीवन बिताए, ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, वही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। ये भी आपकी बातें थी। तो इसके बारे में अलग अलग विचारधाराओं का अलग अलग बातें थी। अब कुछ का कहना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ यानी ऊन से हुई है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो व्यक्ति या संत मामूली और बिना रगे हुए ऊन के कंबल ओढ़कर मत का प्रचार करते थे, वे क्या कहलाते थे, तो सूफी कहलाते थे। भी कोई बात कह सकता था, लेकिन साधारणतः सूफी वे मुस्लिम संत कहलाते थे जो अत्यंत ही सदा और साधारण जीवन व्यतीत करते थे, जो कुरान के शाब्दिक बाह्य अर्थ की प्रधानता न देकर उनमें निहित रहस्यों को विशेष महत्व देते थे। तो वे सभी क्या होते थे, तो सूफी कहलाते थे। अब दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सूफी संप्रदाय मुसलमान विचारधाराओं, मुसलमान विचारकों और चिंतकों का एक संप्रदाय था, जो सांसारिक भोग विलास तथा विषय वासनाओं से दूर रहते थे। उनके जीवन का लक्ष्य परोपकार तथा समाज की सेवा करना होता था। जाहिर सी बात है, सूफी के बारे में आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको आसान लगेगा, घबराएंगे नहीं कि बहुत सारा हार्ड है, बहुत सारा लाइन से 2 नंबर कहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, आंसर लिखने होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, नंबर 14, अलबरूनी कौन था, विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। 12वीं शताब्दी में भारत गजनी से
रहकर, गजनी से रहकर उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। एक यात्री के रूप में 8वीं शताब्दी से उसने संस्कृत का अरबी में अनुवाद का प्रश्न शुरू कर दिया। इससे विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाया। उसकी पुस्तक प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त करने की सटीक माध्यम होती थी। कौन? अल-बरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का निवासी था? तो उज्बेकिस्तान का निवासी था। झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती के बारे में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है, झूम खेती में आदिवासी समाज उपजाऊ समतल भाग को साफ कर 2-3 साल खेती करता था। मिट्टी की उर्वरता समाप्त होते ही वह आगे नई भूमि पर कृषि का कार्य करने चले जाते थे। उसे क्या कहते थे? तो झूम खेती कहते थे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? क्वेश्चन नंबर 16। विद्रोह के तत्कालिक कारणों में चर्बी लगे उन कारतूसों का जिक्र किया जाता है जिस प्रयोग के लिए लॉर्ड कैनिंग के समय में सैनिकों को दिया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, समझें ध्यान से। गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त इस कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान में दोनों संप्रदाय के सैनिकों में रोष पैदा हो जाती थी। ठीक है ना। अब जिसका परिणाम शीघ्र ही देखने को मिला। कब? 29 मार्च 1857 को, जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में, छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक को सफलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 LC परेड मेरठ में 9 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। मतलब अब इसका उपयोग नहीं करेंगे। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दे दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन इतवार को सायंकाल 5 एवं 2 बजे के बीच प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई और उसके बाद पश्चात 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 कहता क्या है। आइए, वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो थोड़ा सा परिचय दे देते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में कि वीर कुंवर सिंह क्या क्या किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आसानी आपको लगे। वीर कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर बिहार में एक स्थानीय जमींदार थे। समझेंगे ध्यान से। वह बड़े जमींदार होने के कारण लोगों में राजा के नाम से भी क्या थे? विख्यात थे, फेमस, प्रसिद्ध थे। कुंवर सिंह की उम्र बहुत कम थी तो भी उन्होंने आजमगढ़ तथा बनारस में अंग्रेजी फौज को पराजित किया था। उम्र कम थी तब पर भी वो, है ना, इस तरह से उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्कर को पराजित कर गंगा पार अपने प्रमुख किले जगदीशपुर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। अप्रैल 1858 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी और 1857 में उन्होंने बहुत ही कुछ किया था। किसके लिए? तो आरा के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आसान क्वेश्चन है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया था? देखते हैं। यूरोपीय कंपनी ने नगरीकरण को इस प्रकार बढ़ावा दिया था। पहला, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मुगल राजधानी वाले केंद्र विखंडित होने लगे थे। नंबर 2, नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास होने लगा था। नंबर 3, ग्रामीण जनता शहरों की ओर आने लगी थी। नंबर 4, कंपनियों ने अपनी सुविधा के लिए बिजली, सड़क, यातायात बढ़ाए। इससे लोग इन क्षेत्रों में क्या जी? बसने लगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कैसे बढ़ना शुरू हुआ? बाहर से बाहर कंपनी आई और भारत में अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट नंबर 19, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। आइए देखते हैं। 1919 ईस्वी के एक्ट के अनुसार यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड से एक कमीशन भारत आएगा। कब? तो कहता है मूल्यांकन करने के लिए कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1928 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक
आयोग भारत आया, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, जबकि इसका उद्देश्य भारत के हितों को देखभाल करना ही था, लेकिन इसे भारतीय नहीं था। अतः भारतीयों ने इसका स्थान स्थान पर बहिष्कार किया और जोरदार विरोध किए भी। गो बैक है ना, जहां भी यह जाएगा, जहां भी यह आयोग गया वहां पे भारतीयों ने इसका काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों का दमन बड़ी क्रूरता से किया। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन कर रहे जुलूस को नेतृत्व किया था। पुलिस के भीषण लाठी प्रहार में लाला जी को कई जगह चोट लगी थी, जिनके बाद उनकी क्या जी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से लखनऊ में जुलूस का नेतृत्व कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन पर भी लाठी का प्रहार होने लगा तो गोविंद बल्लभ ने पंत ने तुरंत अपना सिर उनके सिर के पर रख दिया। इसके फलस्वरूप पंत जी को पक्षघात हो गया और जीवन भर भी अपनी गर्दन सीधी रखकर न बैठ पाए। यानी क्या? पक्षाघात हो गया और जीवन भर अपनी गर्दन ठीक से न रख पाए। तो ये आपका हुआ था साइमन के बारे में। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव एकदम पूछ देता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग और। चलिए, चंपारण तो आप लोग मालूम है। चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे? चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे। पहला, चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलहे बहुत अत्याचार करते थे। दूसरा, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के कई किसानों ने उन्हें वहां आकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके हितों के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब माउंटबेटन प्लान क्या था? माउंटबेटन प्लान क्या था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो माउंटबेटन प्लान क्या था तो कंफर्म पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि माउंटबेटन प्लान क्या था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखी थी। सही बात है, बंटवारा। इसमें संविधान सभा का कार्य जारी रखने को कहा गया। यह भी कहा गया कि यह संविधान उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2, पंजाब एवं बंगाल का विधानमंडल मुस्लिम और गैर मुस्लिम जिलों के अनुसार बांटा जाएगा। नंबर 3, बलूचिस्तान के लोगों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होगा। नंबर 4, पंजाब बंगाल सिलहट में संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और भारतीय राजाओं को संप्रभुता लौटा दी जाएगी। ये आपका था क्या? तो माउंटबेटन प्लान था, उसने अपनी योजना बनाई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा गठन, संविधान निमात्रो सभा गठन कैबिनेट मिशन को योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें कुल, देखिए एग्जाम बहुत पूछता है, जिसमें कुल 389 सदस्य हो, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर श्रेणी के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। अब उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में ही संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए निर्धारित 392 सदस्यों के स्थान को मिलाकर कुल 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य 15 दलों ने स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। प्रारंभिक बैठकों के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी निर्बल स्थिति देखकर संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय ले लिया। इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा गठन 3 चरणों में पूरा हुआ था। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन, समझें ध्यान से, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। कौन सा? कैबिनेट मिशन। दूसरा चरण आरंभ हुआ 3 जून 1947 को विभाजन योजना से होता है, समझेंगे, जिसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया और 324 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए।
तृतीय चरण क्या था, देशी रियासतों से संबंधित था, जो उसके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए थे। तो ये सभी बातें होती थी। और कहता है हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कहता है, देखते हैं क्या कहता है। फयांस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं। नंबर 1, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थों को फयांस कहते हैं। यह हड़प्पा की विलासी वस्तु मानी जाती थी। नंबर 2, संगठित द्रव्यों को रखने के पात्र जैसे फयांस की वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों की खुदाई से प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको भी वीआई हम लोग कर लेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 24, सरदारी प्रथा क्या है। सरदारी प्रथा चोल, चेर और पांड्या राज्यों में प्रचलित थी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी होता था और नहीं भी हो सकता था। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान संपन्न कराना या करवाना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका होती थी। ये सभी शामिल होते थे। उसे क्या बोलते थे, सरदारी प्रथा कहते थे। मातंग, मातंग कौन था। मातंग नंबर 1, मातंग बोधिस्त्व थे जिन्होंने एक चंडाल के घर जन्म लिया था। उनका विवाह एक व्यापारी की पुत्री दिथ्य से हुआ था। नंबर 2, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम मांडवे कुमार था। ठीक है। नंबर मांडवा बड़ा होने पर 3 वेदों का ज्ञाता बनता है। मांडवा जो है जब बड़ा हुआ तो 3 वेदों का ज्ञाता बन जाता है। नंबर 3, प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। बहुत बड़ी बात है, प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। इतना बड़ा मांडवा बन गया। एक दिन जब उसका पिता मातंग फटे पुराने कपड़े में उसके द्वार पर गया, उसने भोजन मांगा, लेकिन मांडव कुमार ने उसे पंतित कहकर भोजन नहीं दिया। पंतित कहकर भोजन नहीं दिया। इस घटना का पता जब उसकी माँ दिथ्य को चला तो मातंग से माफ़ी मांगने के लिए वह स्वयं वहाँ आई और पत्नी धर्म का निर्वाह भी किया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाभारत में वर्णित विवाहों के 2 प्रकार बताइए। 2 प्रकार कौन कौन से हैं। 2 प्रकार, एक प्रजापति विवाह और एक क्या था, गांधार विवाह। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। बौद्ध धर्म का पतन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 कैसे हुआ, क्या क्या बातें थी। आइए, विभाजन कैसे हुआ। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के रूप में हो गया। महामायन संख्या में मूर्ति पूजा की छूट दी गई थी, जिसके फलस्वरूप कई लोग ने फिर से इस धर्म को प्रवेश पा लिया जो पहले इसे क्या जी छोड़ चुके थे। नंबर 2 देखते हैं, बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार। क्या हुआ, मठों में सुख सुविधाएं मिल जाने तथा स्त्रियों को भिक्षुणी बनने की छूट दिए जाने के कारण मठों में भ्रष्टाचार फैल गया। मठ में भ्रष्टाचार फैल गया। भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ धार्मिक कार्यों के आड़ में विषय वासनाओं में लग गए। विषय वासनाओं में लग गए, उनका चरित्र भ्रष्ट हो गया। उनके सब त्याग, तपस्या और आदर्श मिट्टी में मिल गए। गौतम बुद्ध के उपदेशों को भूलकर वे वासनाओं में मिलित हो गए, जिससे समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इस तरह से क्या होता है कि बौद्ध धर्म समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं स्तूप क्या है। महात्मा गौतम की अस्थियों पर अर्ध गोलाकार रूप में बने भवनों को स्तूप के नाम से जाना जाता है। सांची और अमरावती के स्तूप विश्व भर में क्या थे, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आइन ए दाहशाला पर अति संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। आइन ए दाहशाला पे आइए। दाहशाला प्रणाली के तहत पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजें और उसकी औसत कीमतों पर हिसाब लिया जाता था। औसत उपज का 1/3 भाग राज्य का हिस्सा तय किया गया, लेकिन राजस्व की मांग नगद की शक्ल में सामने रखी गई थी। यह काम पिछले 10 सालों की औसत कीमतों की अनुसूची के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से को नगद में तब्दील करके किया गया। इस प्रकार राज्य के हिस्से में पड़ने वाले 1 बीघा जमीन पर उपज मन में बताई गई, लेकिन औसत कीमतों के आधार पर राज्य का हिस्सा प्रति बीघा रुपए में
तय किया गया और इसी प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो आइन ए दहसाला का नाम दिया गया। नंबर 13, दिन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिन ए इलाही अकबर इतिहास में महान उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण है इसका विराट व्यक्तित्व। साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्यों में शांति स्थापना तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम किया। धार्मिक सामंजस्य के रूप में इसका दिन ए इलाही प्रचलित करने का अभिप्राय एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना था। जाहिर सी बात पूछता है दिन ए इलाही क्या था, तो धर्म के नाम से इसको भी लोग जानते थे। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों को ही मान्य हो, यद्यपि दिन ए इलाही के अनुसार अनुयायियों को संख्या बहुत अधिक नहीं थी। अब आ गया आपका द्विगुतरीय प्रश्न, आप इसे खुद से बना कर लिख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछेगा 8, इसमें से लिखना है 4 और एक रहेगा 5 नंबर, तो आपका कितना हो गया 20। एकदम सिंपल सा। आइए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता आप खुद से देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से बनाकर आप लिख सकते हैं। कांस्य सभ्यता थी, नगर प्रधान सभ्यता भी यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ देखिए व्यापार प्रधान सभ्यता भी था। इसको पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। हम आपको लिखवाए भी थे, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं लिखे हैं इसके बाद पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 शांति प्रधान स्थापना भी था, सभ्यता भी था। समशिष्टवादिनी भी थी। नंबर 7 सामाजिक एवं आर्थिक सभ्यता भी था। उसके बाद द्वितात्मक मूलक सभ्यता भी था। लिपि का ज्ञान भी था। सुनियोजित नगर योजना भी था। ये इंपॉर्टेंट है, सुनियोजित नगर योजना भी था। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। महावीर का जीवनी एवं उद्देश्य, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको खुद से बना के लिख सकते हैं। महावीर जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, परंतु जैन अनुस्तुतियों के अनुसार जैन धर्म का धर्म अत्यधिक पुराना है और भी महावीर स्वामी के पहले भी इस धर्म के 23 तीर्थकर हो चुके थे। महावीर स्वामी इस धर्म के 24वें क्या थे, तीर्थकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को बहुत अधिक सेवा की थी। आप बना के इसको लिख सकते हैं, जीवनी है, आपको हम बताए हैं चैम में। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं इस चीज़ को, बहुत ही आसान आसान टॉपिक से जो सा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जैन धर्म के उपदेश सिद्धांत आप मेंशन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी नहीं लिखे हैं आप उसको लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार के सावधान है। आप इसको बढ़िया से बनाकर महावीर स्वामी की जीवनी खूब अच्छे से बनाकर आप लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे और बहुत आसान है आपके। चलिए, अकबर की धार्मिक नीति, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है आपका। अभी मैंने बोला था क्या, दिन ए इलाही, तो जाहिर सी बात धार्मिक नीति के बारे में अभी आप उसको देख सकते हैं। ईश्वर का धर्म, दिन ए इलाही, दिन इलाही क्या था, ईश्वर का धर्म, यानी धर्म से संबंधित था। इसके मुख्य विधि विधान निम्नलिखित हैं। आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए, विजयनगर की साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दीजिए। विजयनगर भी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। विजयनगर के बारे में ही बात किए थे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए से। नंबर 1 साम्राज्य की स्थापना, फैलाव, पतन। नंबर 2 लोगों ने इसे हम्पी नाम से भी याद किया था विजयनगर को। एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन क्या था, अभी आप उसको जब बनाएंगे, रैदास, कबीर, रामानंद, ये सब बनाएंगे तो अपने आप सब बातें हो जाएंगी। लिख लेंगे इसको बना के अपने से। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ देखिए, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय एवं प्रसार के कारण हिंदू धर्म की बुराइयाँ, सब कुछ यहाँ दिया गया है। फिर हिंदू मुस्लिम समन्वय, ये भी आप बना सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का शंकर का ज्ञान मार्ग अथवा शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग आप लिख सकते हैं। सूफी संतों के प्रचार कर भी लिख सकते हैं, बनाकर खुद से बना ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी संत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको लग जाता है। फरीदगंज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बख्तियार काकी से इंपॉर्टेंट है। भक्ति का उदय आप खुद से बना ले सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्रोह के कारणों का विवेचना करिए। विद्रोह हुआ तो क्या क्या बातें हुआ, तो आप इसको बना के लिख सकते हैं, आपको हम सिखाएं। पहला क्या हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या हो गया, आर्थिक कारण हो गया। तीसरा क्या हो गया, सामाजिक धार्मिक कारण हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। चौथा क्या है, सैनिक कारण हो गया, इंपॉर्टेंट है आपका सैनिक कारण। और पांचवा आपको देख सकते हैं, पांचवा क्या हुआ, तत्कालीन कारण क्या था, सैनिकों के नए कारतूस प्रयोग किए गए थे, भी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो आसानी से आएगा। नंबर 37, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, कारण बताइए। तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको जब बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आ सकता है। अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, तो इसको आप बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है एग्जाम में लड़ जाए। तो भारत छोड़ा क्या हुआ था, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ा आंदोलन, इसका आरंभ 1942 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर है। इसने कमजोर हो रही ब्रिटिश शक्ति को भारत छोड़ने पर मजबूत कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या था भाई, क्या था, इसको थोड़ा समझ लेंगे ध्यान से। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं की कमी में जनता की परेशानी, सरकार इन कंपनियों को दूर करने की जगह व्यर्थ में युद्ध में उलझी हुई थी, जो कहीं से भी भारतीयों के हित में नहीं था। ये पहला था। नंबर 2, क्रिप्स मिशन की असफलता। इस मिशन ने भारतीयों को पूर्ण स्वराज के बदले होमिनियन स्टेट्स देने की बात कह भारतीयों को निराश कर दिया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में करो या मरो के नारे के साथ गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। कब, 8 अगस्त 1942 में। अब जल्द ही आंदोलन देश भर में फैल गया। प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु आंदोलन थमा नहीं, ये आगे बढ़ते गया। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम रहा कि इसमें समाज के सभी वर्ग भी सहभागिता थी। सभी वर्ग आकर मिल गए कि नहीं, अब इसको यहाँ से क्या जी हटा देना है। पहले नहीं था, 1857 में नहीं था। इस आंदोलन के एक फलस्वरूप अधिराज्य की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रबल हो गई। अब अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी और भारत छोड़ने की ओर अग्रसर होने लगे थे। ये क्वेश्चन 38 तो इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ये संविधान के बारे में है, इसको भी भिजाई कर लेंगे। भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान की संरचना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। सन 1891 ईस्वी में एक दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रकांड विद्वान, 1891 में जन्मे थे। कौन, डॉक्टर अम्बेडकर। प्रकांड विद्वान, कुशल वक्ता एवं दूरदर्शी प्रशासन थे। देश के लिए निर्माण करने वाली संविधान सभा की प्रमुख समिति के वे अध्यक्ष थे। वे जाति विरोधी थे तथा उन्होंने जाति विरोध आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। इसको बना के लिखेंगे तो आराम से क्वेश्चन क्या जी बन जाएगा। चलिए, यहाँ तक आप देख सकते हैं, इसको टॉपिक बना कर आप लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा आपका आंसर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे सब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन से, यहाँ देखिए एकदम आसान क्वेश्चन से। न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया और बंधुत्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बनाकर टॉपिक आप लिख सकेंगे। तो ये इस तरह से हमारा क्या हुआ, सेट नंबर 1 खत्म हुआ और चलते हैं हम लोग सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चंस फटफट पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए और क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाए। ठीक है ना। चलिए, अभिलेखों के 2 महत्व बताइए। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके एवं पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। इसका जी अभिलेख का तो आसान है। ये हमारा नंबर 2 है। 1 शूट समझ लीजिए या आप समझ सकते हैं शॉर्ट नंबर 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप लोग हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सिंचाई पूछ रहा है ना, 2 व्यवस्थाएं पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की 2। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित सिंचाई के 3 साधन नहर, कुएं, जलाशय और नदियां थी। बस हो गया। नंबर 3,
हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं बताइए। दो विशेषताएं क्या क्या थे, आइए देखते हैं थोड़ा सा। दो विशेषताएं, विशाल स्नानागार को हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारतों में गिना जाता था। यह मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ। नंबर 2, इसे परिसर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें स्नानागार के साथ साथ 3 और बरामदा भी था। बरामदे पर ही कमरा, सीढ़ी, तालाब और कुआं भी थे। नंबर 4, अशोक को प्रचार हेतु दिए गए 2 उपायों को बताइए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद तक अशोक साधारण उपासक रहा और इस बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचारों के लिए प्रचार के लिए कोई उद्योग नहीं था। इसके बाद वह संघ की शरण में आया और 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक संघ के साथ रहा। तो ये 2 उपाय को लिखिए। 2 उपाय का अंतर्गत आपको सब कुछ बातें आ जाती है, लिख सकते हैं आप। 5, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण। मगध साम्राज्य का उदय का कारण मगध साम्राज्य भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी तथा निचले भागों के मध्य अति सुरक्षित स्थान पर था। 5 पहाड़ियों के मध्य एक दुर्गम स्थान पर स्थित होने के कारण वहां तक शत्रुओं का पहुंचना असंभव था। मगध था क्या है, गंगा नदी के आने भी मगध में व्यापारिक सुविधाओं बढ़ी और आर्थिक दृष्टि से मगध के महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक क्या थी, उपजाऊ थी, अतः आर्थिक दृष्टिकोण मगध संपन्न राज्य था। मगध साम्राज्य उत्कर्ष में हाथियों के बाहुल्य ने भी मगध को आगे बढ़ाया था। वहाँ हाथी बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन कहता है नंबर 6, किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम बताइए। मनु स्मृति, व्यास स्मृति, एक और आपका है लघु विष्णु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत में वर्णित विवाह का विभिन्न प्रकार में से किन्हीं 4 का नाम बताइए। 8 है ना आपके, 4 ठो नाम। आइए देखते हैं कौन कौन नाम। बहुत छोटा क्वेश्चन आपका है। आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। नंबर 8, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के लिए 2 कारण बताइए। कौन कौन थे, राजकीय संरक्षण और क्या थी, समानता का सिद्धांत। बहुत आसान है। वेद कितने, उनके नाम बताइए। वेद 4 रहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थित, यजुर रूपांतरण, साम गतिशीलता और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता था। नंबर 10, दक्षिण भारत के विष्णु और शिव भक्तों को किस नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू साहित्य में दिगंबरम 5 पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। ठीक है, इन 5 पवित्र मंदिरों में से प्रत्येक मंदिर 5 प्राकृतिक तत्वों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करता है और चिदम्बरम आकाश एथर का प्रतिनिधित्व करता रहता है। तो आप बनाकर इसको लिख सकते हैं। मुगल कालीन 4 सिक्कों का नाम बताइए। इलाही अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का था। इसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। रुपया शुद्ध चांदी का वर्गाकार एक चौकार सिक्का, इसे शेरशाह द्वारा वर्णित किया गया। इसका वजन 175 ग्राम होता था। जलाली चांदी का वर्गाकार या चौकोर सिक्का था, इसे अकबर ने चलाया था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था, उसको क्या बोलते थे, तो दाम कहते थे। जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का, यह दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। इसे फुलूस या पैसा भी कहा जाता था, किसको, जीतल को। निसार जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का जो रुपए के 1/4 मूल्य के बराबर होता था। आना 8 आना, 5 आना, 4 आना, आप लोग जानते होंगे। आना दाम और रुपए के बीच आना नामक सिक्के का प्रश्न भी करवाया जाता था, तो एग्जाम में पूछ देता है। आइए नंबर 12, आप खुद से बना लिख सकते हैं। जाट एवं सवार से आप क्या समझते हैं। 2 भागों में जाट और सवार बटा हुआ था। कितने भाग बटा था, तो 2 भागों में बटा हुआ था, है ना। जाट का अर्थ है व्यक्तिगत पद होता था, सवार का अर्थ घुड़सवारों की निश्चित संख्या से होती थी। उस मनसबदार को निश्चित संख्या में घुड़सवारों को रखना होता था। मनसबदार पद की प्रतिष्ठा का प्रद माना जाता था, मनसबदार को पद। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए, जिसके आशीर्वाद से सम्राट अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई। अकबर ने सलीम के जन्म के बाद फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाने का क्या निर्णय लिया था। अब क्या कहता है, आइए।
अब थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहते हैं कि अकबर को कोई संतान नहीं था। हर तरफ से निराश होने के बाद अकबर शेख सलीम चिश्ती की शरण में आए। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से सम्राट अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई। बादशाह अकबर की रानी जोधाबाई के गर्भ से 30 अगस्त 1869 को फतेहपुर सिकरी में शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम अकबर ने शेख सलीम के नाम रख दिया, सलीम रखा था। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर के नाम से क्या जी प्रसिद्ध हुआ। यहीं पर प्रसिद्ध फतेहपुर सिकरी की दरगाह अर्थात शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण हुआ। तो एग्जाम पूछता है इस तरह से कि किस स्थान पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो क्या बोलेंगे हम लोग फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, सिजदा और जमीबोस में क्या अंतर है। सिजदा मुस्लिमों में प्रमाण करने की प्रक्रिया है, प्रणाम करने की प्रक्रिया है। उसने अपने दरबार में तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा, घुटने बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना एवं पायोबोश, पाँव को चुमना के प्रश्नों को अनिवार्य कर दिया था। समझे ध्यान से। पायोबोश का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमकर उसकी शक्ति की सराहना करना। पोबेश की शुरुआत पर्सिया ईरान जुड़ी थी, जहाँ व्यक्ति को सुल्तान के आगे झुककर उनके पांव चूमने होते थे। तो ये प्रणाम करने की प्रथा थी दरबार में। नेक्स्ट, अमरनायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए थे। विजयनगर के कहता है विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमरनायक कौन थे और क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। स्वयं को राय कहते थे। अमरनायकों के कार्य निम्नलिखित थे। उस क्षेत्र में किसान, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि एकत्र करते थे। नंबर 16, विजयनगर आने वाले 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। 2 नाम कौन कौन था। अब्दुल्ला यानी क्या इब्ने बतूता, निकोलो डी कोंटी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम बताइए। भक्ति आंदोलन के 4 संत, शंकराचार्य, रामानुज, फिर आपका शंकराचार्य तथा रामानुज, फिर आपका रामानंद, कबीर और रैदास। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, आप क्वेश्चन खुद से बना कर लिख सकते हैं। निर्गुण और सद्गुण में आप खुद से बना कर इसको लिख सकते हैं, कोई हार्ड इसमें है नहीं। मार्को पोलो कौन था, भारत क्यों आया था, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्को पोलो यहाँ के निवासियों की समृद्धि देखकर चकित रह गया। मार्को पोलो अंग्रेजी मार्को पोलो, जन्म 15 सितंबर 1254, वेनिस, मृत्यु 29 जनवरी 2324। एक इतालवी व्यापारी था, खोजकर्ता और राजदूत था। उसे एशिया पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति माना जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशिया पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मार्को पोलो। ठीक है ना, प्रथम व्यापारी व्यक्ति माना जाता था। प्राचीन रेशम मार्ग की यात्रा करने में भी क्या था, आगे था। इतिवृत्त बताए हैं। अलरूनी ने भारतीय अध्ययन में बाधक किन किन तत्वों को कहा था, तो आराम से इसको आप बना के लिख सकते हैं। अस्थायी बंदोबस्त भी लिख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद से बना के इसको लिख लीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त बहुत आसान है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप विशेषता को अपने खुद से बना के इसको आप लिख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आराम है। झूम खेती, अभी मैंने बताया था झूम खेती के बारे में, जो बहुत ही आसान है। 1857 के विद्रोह के तत्काल राजनीतिक कारण क्या थे, तो आपको बताए थे, सिंपल सी बात है, आप लिख लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसको जब बनाएंगे तो अपने आप क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा, आसान है। क्रिप्स मिशन भारत कब और क्यों आया, 1942 से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, इसलिए कौन आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था। शिमला समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, बताए हैं हम। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या थे, तो इसको जब पढ़ेगा तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आइए अभी आपका दीर्घ यह कहता है कि धार्मिक और आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए, तो आपको हम समझाए हैं। आर्थिक यहाँ पे है, आप इसको देखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, चलिए 6000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार थे सेना और 9000 युद्ध हाथियों की सामरिक सेना थी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के उद्देश्य बहुत सारे इसमें थे। आप इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका। युवराज पढ़ लीजिएगा आपका।
जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन खुद से बना लिख सकते हैं। जैन शिक्षा क्या क्या थी, देखिए टॉपिक दिया गया, आप बना लिख सकते हैं इसको। जाति पाति खंडन, हिंदू धर्म की कट्टरता प्रहार, राजनीतिक दुर्बलता, खान पान में परिवर्तन, आप इसको बनाकर लिख सकते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। भारतीय कला एवं साहित्य पर प्रभाव भी आप बनाकर लिख सकते हैं। मनसबदारी, ये सब क्वेश्चन अखबार है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। मनसबदारी क्या होता था, आप इसको जब बनाएंगे तो क्या है, मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय उपाधि या प्रतिष्ठा होता था। अकबर ने जिस सैनिक या असैनिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मनसब दिया था उसको मनसबदार कहा जाता था। बना सकते हैं विशेषता इसके बारे में। मनसबदारी का वर्गीकरण, नियुक्ति आदि, जात एवं सवाल, अच्छा वेतन, सिंपल सी बात यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्यभार, नंबर 6 घोड़े को दागने की प्रथा, मनसबदारी की जब्ती, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तब आ जाते हैं। मनसबदारों के मिले जुले सवाल, देखिए एकदम आसान है। भक्ति आंदोलन, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, भक्ति आंदोलन जी एकदम चैंपियन पढ़ लेना है। भक्ति आंदोलन पहला में क्या था आपका, सामाजिक प्रभाव, पढ़ लेंगे। पहला क्या हो गया, सामाजिक, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से क्वेश्चन बना लोगे। धार्मिक, फिर क्या हुआ, धार्मिक देख सकते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक, उसके बाद सांस्कृतिक, सांस्कृतिक प्रभाव थोड़ा सा हो गया, इसको देख लीजिएगा। अब राजनीतिक प्रभाव देख लीजिएगा, आर्थिक प्रभाव देख लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन क्या जी बन जाए, कोई इसमें हार्ड नहीं है। सारांश लिख सकते हैं, क्या है, भक्ति आंदोलन के बारे में है, आप लिख सकते हैं। क्रांति के स्वरूप की विवेचना कीजिए, क्वेश्चंस बार बार है, इसको एक बार देख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए आप लिख लीजिएगा, आपने खुद से बना के। कारण था, धार्मिक कारण था, सैनिक कारण था, तो आप बना के लिख सकते हैं। तत्कालिक कारण था, ये सब लिखवाए हैं, बना सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण का विवेक उल्लेख करें, अभी हम बताएं चीज़ को, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। चैंपियन भारत छोड़ो आंदोलन, सिंपल सी बात है, कोई इसमें हार्ड नहीं दी है। चलिए सेट नंबर देखते हैं 3, वन सूट नंबर 3 या सेट नंबर 3 को हम लोग लेकर चलेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए तो इसको आप खुद से बना लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में खुद से बना लीजिए, इसमें हार्ड है नहीं। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप आसानी से क्वेश्चन लगेगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, बना लेंगे, क्वेश्चन आसानी से क्या होगा, चैंपियन बन जाएगा। कोई क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, भी आप बना सकते हैं, कोई इसमें हार्ड है भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी, भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। महाजनपद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चंस बार बार आ जाता है, इसको भी VI हम लोग कर लेंगे। नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसको पढ़ लीजिएगा। आइए उसके बाद देखते हैं। चलिए एकाधिकार यहाँ देख लीजिएगा, एकाधिकार आपके सामने देखिए दिया गया, एकाधिकार देखिए दिया गया है, जरा सा पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे आपके। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या बातें हैं, आइए थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए उसके बाद सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, तो आप देखिए सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति आपके सामने है, खुद से बनाकर आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली, आराम से आप इसको बना सकते हैं। मुगल दरबार में अभिवादन करने का तरीका कौन कौन से थे, अभी बताए हैं आपको हम, इसको भी लिख लीजिएगा आराम से स्क्रीनशॉट लेके। चंपारण सत्याग्रह भी क्वेश्चन बताए हैं आपके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखित, आप बना सकते हैं। सम्यक वाणी, सम्यक कर्तव्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये बना सकते हैं। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
उसके बाद देख सकते हैं ना आपको, अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह एकदम वीवीआई है, एकदम एग्जामिनेशन में लड़ेंगे संथाल विद्रोह, कंफर्म लड़ेंगे आप। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। असफलता के कारण क्या क्या थे भी आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। असफलता के कारण एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा सा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देखेंगे सर, हाँ आइए थोड़ा देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखिए, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे लिख सकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट लिखिएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा, हम बता चुके हैं चीज़ को है। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। अभी मैंने उल्लेख किया था, आपको सामने दिया गया A to Z। आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या समझते हैं? राजा ही सब पूछ सकते था, सैनिक असैनिक तथा न्यायिक आदि का केंद्र था, फिर भी राजा की निरंकुशता पर व्यापारिक निगम, धार्मिक संस्थाओं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सामाजिक संस्थाएं आदि के रोक लगाती थी। धार्मिक दृष्टि से वे क्या जी सहिष्णु थे, यही आपका क्या था, आयंगर व्यवस्था के नाम से जानते थे। अशोक के अभिलेख, अभी हम टिक लगवाएं, देख लीजिएगा। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला का वर्णन करें। वो क्या था, गुप्तकालीन, और ये क्या है, मौर्यकालीन। दोनों में अंतर है, आप इसको देख लीजिएगा, दोनों में से पूछ देता है। गुप्तकालीन मंदिर 2 नाम बताइए, तो पार्वती मंदिर, नचका कुठार मध्य प्रदेश, और भितरावा गांव लक्ष्मण मंदिर, भितरावा कानपुर जो उत्तर प्रदेश से पड़ता है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था बताइए, 4 विवाह के बारे में बताइए, 4 लिखा गया है। त्रिपिटक के विषय में आप क्या समझते हैं? विनय पिटक, विधर्म पिटक और सूत पिटक आप बना सकते लिख सकते हैं। लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, सिंपल सी बातें बना सकते हैं। बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग के नाम अभी बताए हैं आपको हम। भू राजस्व व्यवस्था भी सिखाए हैं। मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी अपना आसान से बना सकते हैं, देख सकते हैं। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, तो भी हम आपको बताए हैं, आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में बताइए, तो उपलब्धि आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको। चलिए ये सब पढ़िएगा तो आपको आसानी से लगेगा, सब बता दिए हैं, सिखा दिए हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए, भी अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए उसके बाद देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो ये सभी आपकी बातें यहाँ पे हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, आइए। सब बातें होंगी। भारत में कृषि की व्यवसायीकरण पर उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के पत्र, नहीं तो बार बार पूछा जाए चैंपियन, हड़प्पा से क्वेश्चन एकदम पूछेगा, पूछना ही फिक्स एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए बाढ़, अग्निकांड, ब्राह्म, लगातार ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आपको हम बताएं इसके बारे में, उपदेश देखिए यहाँ पे है उपदेश, आप लिख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों का जानकारी दे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या कहता है, आइए। इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपके लिए एग्जाम के लिए है। साम्राज्य की स्थापना, लोगों ने इसे हम्पी नाम से याद रखा। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो 37 क्वेश्चन ये हो गए। आप इसको आराम से बनाकर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। देखिए आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें हार्ड है नहीं। उसके बाद आइए, ये था आपका महात्मा बुद्ध के बारे में था ना। चलिए अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, ये समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, क्वेश्चन आप बनाकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप पढ़कर खुद से बना लीजिएगा तो आसान लगेगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस बनेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।